प्रिय मित्रों, बहुत समय से मैं सोच रहा था कि आप लोगों से साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम या साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के बारे में बात की जाए। बहुत समय पहले आर.सी. अरोड़ा आईपीएस जो मध्य प्रदेश कैडर के थे, जब वो सीबीआई में जॉइंट डायरेक्टर थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं, यहीं दिल्ली में ही रहते हैं, और उनके पास एक साथ दो केस थे सीबीआई के। एक अहमदाबाद का था जहाँ पे एक एनेस्थीसिया की डॉक्टर ने एक आँख के हॉस्पिटल में जो अहमदाबाद में स्थित था, उसके ऑपरेशन थिएटर में सुसाइड कर लिया था। और दूसरा उनके पास केस था, एक बहुत ही रिच इंडस्ट्रियलिस्ट थे बॉम्बे के ही, उनके बेटे ने एक इमारत से 12वीं मंजिल से कूद करके सुसाइड कर लिया था। उसकी उम्र 16 साल के लगभग थी, और ये जो डॉक्टर थी जो उस हॉस्पिटल में अहमदाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर थी एनेस्थीसिया की, उनकी उम्र लगभग 35 साल थी। हमने ऐसा कार्यक्रम बनाया कि यहाँ से पहले अहमदाबाद जाएंगे और अहमदाबाद से बॉम्बे और फिर बॉम्बे से हम लोग वापस दिल्ली आ जाएंगे। वैसा ही कार्यक्रम बना। दोनों केस बहुत इंटरेस्टिंग थे, इसलिए हमें काफ़ी समय लगा। दोनों ही हाई कोर्ट के ऑर्डर पे सीबीआई के पास आए थे। पहला राउंड लेने के बाद में, यानी कि पहली दफ़ा हम गए, सीन ऑफ क्राइम भी देखा और आईओ वगैरह से सबसे बात की, दोनों केसेस की, बॉम्बे में भी और अहमदाबाद में भी। सारे फैक्ट फाइंडिंग पे विचार किया, और उसके बाद मैंने एक सजेशन दिया उनको। एक तो हम दोनों सीन का रिकंस्ट्रक्शन कराएंगे, तब तक हमारे यहाँ तो इस तरह से हम दोनों ने ये निर्णय लिया कि इन दोनों केसेस में हम लोग सीन का रिकंस्ट्रक्शन भी करेंगे और हम साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी या साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम भी करेंगे। इस निर्णय के साथ हम अहमदाबाद और बॉम्बे दोनों जगह हम गए। वहाँ पे सीन ऑफ क्राइम को देखा गया, संबंधित लोगों से बात की गई, और बॉम्बे में भी हमने जो मेन कंप्लेनेंट डिकीस्ट के फादर थे उनसे बात की। दोनों में इतिहास ये था कि जो डॉक्टर साहिबा ने सुसाइड किया था ऑपरेशन थिएटर में, वह लगभग 35 साल की थी और अनमैरिड थी, और अचानक वो हॉस्पिटल में किसी को नहीं मिले और दूसरे दिन वो बाथरूम में, ऑपरेशन थिएटर के बाथरूम में वो मृत पाई गई। उधर जो बॉम्बे का केस था, उसमें वह लड़का घर से एग्ज़ामिनेशन देने के लिए गया था। एग्ज़ामिनेशन दे करके वो वापस नहीं आया, और जब वह अपना फॉर्म बॉम्बे के मेयर के इलेक्शन के लिए भर रहे थे, तब किसी ने आके उसको बताया कि आपके बेटे की मृत्यु हो गई है, सुसाइड कर लिया उसने। तो वहीं छोड़ करके मेयर का फॉर्म उन्होंने नहीं भरा और वापस आ गए थे। इसीलिए उनके मन में ये शक हो गया था
कि मेरे बेटे को किसी ने मारा है और मैं फार्म न भरूं, ऐसी साजिश करी है। खैर, हम दोनों वहाँ पे सीन का एग्जामिनेशन करके और जो हमारी फॉर्मेलिटीज़ थी बॉम्बे में सब कुछ कंप्लीट करके वापस आ गए, और आकर के फिर हमने सीन रिकन्स्ट्रक्शन की और साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के या साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम की योजना बनाई। मैं आज आपको ये समझाना चाहूँगा कि ये साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी, तो इसलिए आज मैं आपसे साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी या साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम कैसे करते हैं इस पे बात करूँगा। साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम या साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी ये वैसी ऑटोप्सी नहीं है जो हम डेड बॉडी के ऊपर करते हैं, जिसको अक्सर पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी के नाम से लोग जानते हैं। यह मृत व्यक्ति के साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन, यानी कि मृत्यु से पहले उसकी साइकोलॉजिकल स्थिति या परिस्थिति कैसी थी, उसको जानने की एक टेक्निक है। और यह टेक्निक मेरे अपने एक्सपीरियंस में बहुत ही सक्सेसफुल है, काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और आज मैं आपसे ये बात करूंगा कि इसको हम करते किस प्रकार हैं। साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम में सबसे पहले हम जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दोनों मेडिकल, साइकेट्रिक, व्यक्तिगत और ऑन रिकॉर्ड जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उस मृत व्यक्ति के बारे में, उसको इकट्ठा करते हैं 3 हेडिंग्स में। और इन 3 हेडिंग्स में उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए हम स्ट्रक्चर्ड परफॉर्मास एडवांस में बना लेते हैं। स्ट्रक्चर्ड परफॉर्मा मीन्स जिन परफॉर्मों की रचना हम एडवांस में कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमको काफ़ी इनक्वेस्ट पेपर से या दूसरी चीज़ों से काफ़ी पता चल चुका होता है, और दूसरा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर इनक्वेस्ट पेपर वगैरह देख करके हम एक स्ट्रक्चर्ड जो है इन 3 एग्जामिनेशन की पहले पार्ट में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कह दीजिएगा, वो बनाते हैं। पहला है पोस्ट साइकेट्रिक डायग्नोसिस। क्या उस व्यक्ति को पहले कभी कोई साइकेट्री की प्रॉब्लम थी क्या, वो मानसिक प्रॉब्लम थी क्या, कभी उसके लिए वो हॉस्पिटल भर्ती हुआ हो, कोई थेरेपी ली हो, कोई उसने नोट लिखा हो इसके बारे में, अपने बारे में कई लोग चिट्ठी लिख देते हैं, कुछ करते हैं, उस तरह का हो, कभी उसने कोई दवाई ली हो, या कोई और किसी तरह की कंप्लायंस या उसको एडवाइस किसी साइकोलॉजिस्ट द्वारा या साइकेट्रिस्ट द्वारा दी गई हो। दूसरा होता है पर्सनल हिस्ट्री। वो कितने पढ़े लिखे हैं, क्या काम करते हैं, शादीशुदा हैं कि अकेले हैं, बच्चे हैं कि नहीं हैं, और फैमिली की हिस्ट्री क्या है, अपनी पत्नी से, बच्चों से बनती है कि नहीं बनती है, उनका फाइनेंशियल स्वभाव कैसा है, फाइनेंशियल अर्निंग कैसी है, और उनका लीगल स्टेटस कैसा है, कोई लीगल स्ट्रेसर तो उन पर काम नहीं कर रहा या उन पर प्रभाव नहीं डाल रहा। उसके अलावा जो सीन ऑफ क्राइम का होता है वो भी एग्जामिनेशन जो है, अगर वो ख़त्म हो चुका है तो जो भी उसकी रिकॉर्डिंग रहती है पुलिस के बाद में सरकमस्टांसेस समझने के लिए, क्योंकि सीन क्राइम को जब तक आप नहीं देखेंगे, सीन ऑफ इवेंट्स को नहीं देखेंगे, तो आप सरकमस्टांसेस को पूरा नहीं समझ सकते। तो इसलिए सरकमस्टांसेस को समझने के लिए और ये जानने के लिए कि कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला है, सीन पे क्या फाइंडिंग्स मिली थी इनिशियल फेल स्टेज के ऊपर, और फिर क्या पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स थी, और विसरा के एग्जामिनेशन कराने पे क्या निकला था, तो यह सब जो है आपको
देखना पड़ता है इसमें। फिर सेकंड जो पॉइंट है वो है स्ट्रक्चरल इंटरव्यू। हमें एक इंटरव्यू कंडक्ट करना पड़ता है उन सब लोगों से जो उससे संबंधित है। ये उसके परिवार के लोग हो सकते हैं, उसके क्लास फेलो हो सकते हैं, उसके दोस्त हो सकते हैं, उसके एसोसिएट्स हो सकते हैं, उसके साथ काम करने वाले हो सकते हैं, उसके एडवाइजर्स हो सकते हैं, उसके मातहत भी हो सकते हैं। तो इन सब लोगों के लिए एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अब ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी एक्सपीरियंस लोगों द्वारा ही किया जा सकता है। इसलिए हम, क्योंकि ये सब परफॉर्म में तैयार करने होते हैं, इसलिए कम से कम 3 सब्जेक्ट्स के लोग एक साथ बैठ कर के ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ या स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्डिंग या स्ट्रक्चर्ड जो एनालिसिस हम करते हैं उसके परफॉर्म बनाते हैं। उसमें एक फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होता है, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रहता है, और एक जो है उसमें साइकेट्रिस्ट होना जरूरी है। मैंने 2 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एक साइकेट्रिस्ट का होना जरा बहुत आवश्यक होता है। तो इसमें जो है फैमिली, फ्रेंड्स एंड एसोसिएट्स के इंटरव्यू लेने के लिए और क्लोज फ्रेंड्स के, कोलीग्स के, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडेड है, उनके डॉक्टर हैं, पर्सनल फिजिशियन है, उन सब से ये परफॉर्मा जो है स्ट्रक्चरल इंटरव्यू के परफॉर्मा भरवाए जाते हैं। और आप आवश्यकता पड़ने पे उनके क्रॉस एग्जामिन भी कर सकते हैं, उनसे वर्बल कम्युनिकेशन करके भी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हैं, या कोई क्लैरिफिकेशन लेना है तो वो कर सकते हैं। इसी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में हम उसके पर्सनली ट्रेट के बारे में प्रोग्राम बनाते हैं, उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, उसकी रिसेंट बिहेवियरल चेंजेस कि पिछले 1 महीने में, 2 महीने में, 15-20 दिन में क्या उसके व्यवहार में परिवर्तन आया है, उसको जानने के लिए भी परफॉर्मे में क्वेश्चन रखे जाते हैं। इमोशनल स्ट्रेसस कि अचानक कोई उसको इमोशनल प्रॉब्लम तो नहीं हुई है जिसने उस पर स्ट्रेस इंड्यूस किया हो, जैसे हो सकता है बहुत बड़ा फाइनेंस का लॉस हो गया हो, या फिर किसी परिवारजन का लॉस हो गया हो, या किसी से लड़ाई हो गई हो, झगड़ा हो गया हो, किसी के साथ कन्फ्लिक्ट में हो, या फिर कोई ऐसी बीमारी डायग्नोस हो गई हो जिससे कि उसकी जान को खतरा है। इसी तरह से कोलेट्रल इन्फॉर्मेंट्स भी होते हैं। तो कोलेट्रल इन्फॉर्मेंट्स कौन होंगे? आसपास के लोग जो उसके हैं, नेबर्स हैं, उसके टीचर्स हैं, उसके गुरु हैं, कोई लोग जो है जिन्होंने, जहाँ पे वो अपने इंटरव्यू वगैरह देने गया हो, अगर रिसेंटली कहीं पे या एग्जामिनेशन वगैरह देने गया हो तो वो लोग जो है कि वहाँ पे कैसा व्यवहार था, और भी कोई किसी तरह की अतिरिक्त चीज़ जानने की आपको आवश्यकता पड़ती है तो उसको इंक्लूड कर सकते हैं। फिर होता है एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड पर्सनल इफेक्ट्स। ये जो डॉक्यूमेंटेशन जो अवेलेबल होता है, हर व्यक्ति का डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होता है अपने घर पे, और कुछ पर्सनल इफेक्ट्स, पर्सनल यूज़ की चीज़ें उसकी अवेलेबल रहती हैं, जैसे डायरी है, लेटर्स हैं, डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, ईमेल्स हैं, टेक्स्ट मैसेज हैं, सोशल मीडिया पे उसके अपने विचार जो एक्सप्रेस किए हैं, और उसकी सर्च हिस्ट्री जो कंप्यूटर पे है। फिर लुकिंग फॉर एक्सप्रेशन, बहुत से लोग अपनी एक्सप्रेशन देने के लिए जगहों को ढूंढते रहते हैं, जैसे एक्स है या टिकटॉक है या कहीं आपका यूट्यूब है, ये सब जो है तो वो सब, और फिर उसका क्या इंटेंशन है ये भी आपको उसमें पता चल जाता है। साइन ऑफ डेस्परेशन जो है वो आपके उसकी वार्तालाप से, या जो उसने लिखा होता है अपने सोशल मीडिया पे, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हिडन स्ट्रेसर भी होते हैं जो लोगों को नहीं बताता, बहुत बार वो अपने सोशल मीडिया पे उसको डिस्क्लोज कर देता है। उनको आइडेंटिफाई करना होता है सिंपली, उस आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको प्रॉपर फॉर्मेट डेवलप करना पड़ता है। इसी तरह से एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड पर्सनल जो इफ़ेक्ट्स आपने इकट्ठे किए हैं, फिर उनको आप एनालाइज करते हैं, देखते हैं कहीं कोई सुसाइड ड्राफ्ट तो नहीं है, कोई सुसाइड इंटेंडेड लेटर तो नहीं है, या किसी को सुसाइड इंटेंडेड लेटर तो नहीं लिखा है, या कोई ड्राफ्ट बना के ही छोड़ दिया हो, क्योंकि ये सुसाइड नोट बड़े बड़े डिफरेंट तरह से मिलते हैं। बहुत से लोग एक सुसाइड नोट लिख करके उसको 2 महीने बाद या 3 महीने बाद एग्जीक्यूट करते हैं। मुझे एक केस याद आता है जहाँ पे
एक व्यक्ति ने सुसाइड नोट लिखा, लेकिन उसी वक्त उसको टेलीग्राम आ गया कि उसकी बेटी आ रही है, तो उसने डेट चेंज कर दी। सेकंड टाइम जब उसने डिसाइड किया तो उसका बेटा आ रहा था, उसकी फैमिली आ रही थी, फिर उसने चेंज कर दिया। और थर्ड टाइम उसने जो डेट लिखी उस डेट को उसने सुसाइड कर लिया। तो इस तरह के एनालिसिस आपको बड़े तरह तरह की एनालिसिस अगर इन डॉक्यूमेंट्स को आप एग्जामिन करेंगे तो मिलेगी। और उनके कंटेंट्स को एनालाइज करने से आपको इंसाइट प्राप्त होती है उस व्यक्ति के मेंटल कंडीशन के बारे में, मेंटल स्टेट के बारे में, मेंटल सिचुएशन के बारे में। इसलिए भी इनको एनालाइज करना ज़रूरी होता है। फिर होता है कि साइकोलॉजिकल रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पर्सनैलिटी प्रोफाइल, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये सुसाइड में भी और किसी भी तीसरी स्थिति में ये साइकोलॉजिकल रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पर्सनैलिटी प्रोफाइल जो है, ये उसके जो ट्रेट्स को आइडेंटिफाई करना कि किस तरह के ट्रेट्स है, उसमें इम्पल्सिव है क्या, इंट्रोवर्ट है क्या, एक्सट्रोवर्ट है क्या, परफेक्शनिस्ट है क्या, या नॉन परफेक्शनिस्ट पर्सन है, बहुत ही केयरलेस है। तो ये सारी जो उसकी क्वालिटीज़ हैं ये समझना बहुत ज़रूरी होता है और इनके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही मेंटल स्टेटस उसकी डेथ के पहले क्या थे उसको भी असेस करना पड़ता है। कहीं डिप्रेशन तो नहीं था, कहीं पागल तो नहीं था, साइकोसिस तो नहीं थी, कभी कोई दवाइयाँ तो नहीं लेता था, ज़्यादा शराब तो नहीं पीता था, उसको बहुत ज़्यादा होपलेसनेस तो नहीं थी, या कोई उसका मेजर लॉस हुआ हो रिसेंट पास्ट में, को पैसे का, मनी का, प्रॉपर्टी का, घर का, तो वह सब भी जानने की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब से लेकर के हम साइकोलॉजिकल रिकन्स्ट्रक्शन पर्सनैलिटी प्रोफाइल में और चीज़ें जो जानना चाहते हैं वो प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर, कि कोई ऐसा प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर तो नहीं है जैसे ब्रेकअप हो गया, किसी का शादी चल रही थी, बड़ी अच्छी चल रही थी, ब्रेकअप हो गया, या फैमिली से अपने माता पिता से ब्रेकअप हो गया, या इतना घाटा लग गया कि बर्बाद हो गया, या फिर लीगल कोई ऐसा इशू आ गया कि सारी प्रॉपर्टी उसकी उससे चली गई, कंपनी उसकी फेल हो गई, किसी व्यक्ति ने उसको बहुत ह्यूमिलेट किया, ऑलरेडी लॉस में चल रहा था और उसके दूसरे साथ के व्यापारी ने उसको बहुत ह्यूमिलेट किया, बहुत ज़्यादा उसको परेशानी दी, या फिर कोई उसको डायग्नोस सडनली कोई एक बीमारी ऐसी डायग्नोस होगी जो लाइलाज है, और या जो मृत्यु करने वाली बीमारी है ऐसी डायग्नोस हो गई। तो ये सब जो फीचर्स रहते हैं ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं, तो इन सब के बारे में भी जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे प्रोटेक्टिव फैक्टर जो हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने प्रोटेक्टिव फैक्टर डेवलप करता है, हमें भी करता हूँ, आप भी करते हैं, सभी करते हैं। वो एक स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, एक सपोर्ट के रूप में भी हो सकते हैं, फैमिली सपोर्ट हो सकता है, किसी व्यक्ति का सपोर्ट हो सकता है, किसी गुरु का सपोर्ट हो सकता है, किसी टीचर का सपोर्ट हो सकता है, कोई एक बिलीफ हो सकता है जो आपके होते हैं। इस तरह से प्रोटेक्टिव फैक्टर्स जो हैं वो सडनली अचानक जब ये आपकी लाइफ से गायब हो जाते हैं, जैसे आप जो है बहुत एक किसी महात्मा में विश्वास करते हैं और वो बाद में पता चलता है कि वो तो करप्ट था, जेल में चला गया और चला गया, तो आप उससे विड्रॉ कर लेते हो अपने आप को। के बाद जो है इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क फैक्टर और इंटेंट रिस्क फैक्टर को भी स्टडी करना ज़रूरी होता है। सो परफॉर्मर के आगे जैसे साइकेट्रिक इलनेस है, पास सुसाइड कोई अटेम्प्ट किया हो उसने वो है, या फिर फैमिली हिस्ट्री कुछ ऐसी रही हो कि किसी और ने पहले सुसाइड किया हो, या सब्सटेंस अब्यूज़ की परिवार में हिस्ट्री रही हो, ये सब इम्पोर्टेंट रहती है। फिर इमीडिएट ट्रिगर्स, तो इमीडिएट ट्रिगर्स में कैसे कोई रिसेंट जो है फाइट हुई हो, झगड़ा हुआ हो, या उसका अपमान हुआ बहुत ज़्यादा, किसी दोस्त ने या मित्र ने या फैमिली ने मिलकर उसका अपमान किया हो, या लॉस ऑफ जॉब हो गया हो, कोई जॉब से निकाल दिया गया या रिजाइन दे दिया उसने, या फिर क्या है कि भाई एक्सपोजर टू अनदर सुसाइड। कई बार क्या होता है कि कोई 2-3 आदमी जहाँ वो काम कर रहा है उन्होंने सुसाइड किया, तो तीसरे वाले को भी ये ट्रिगर का काम करता है और वो भी सुसाइड कर लेता है। इसी तरह से बाकी टोटल असेसमेंट जिसमें खास करके होमिसाइड और एक्सीडेंटल डेथ को जो एक्सक्लूड करना है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़्यादातर कंटेस्टिंग यही इसी बात पे होता है कि नहीं ये सुसाइड नहीं है, ये जो है एक्सीडेंटल डेथ है या होमिसाइडल डेथ है।
तो उनके एक्सक्लूजन की बात भी होनी चाहिए। फिर रिपोर्टिंग राइटिंग जब फाइनली जब मटेरियल इकट्ठा आपका हो जाता है, जो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो उसमें कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आप प्रिपेयर करते हैं इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर जो अभी तक आपने कलेक्शन किया है। तो यानी कि यू ब्रिंग ऑल दैट फैक्ट, सारी चीज़ों को एक साथ जगह ले आते हैं और एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन बनाते हैं आप, जिसको जो बिल्कुल एक सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में आपने सब रिकॉर्ड किया है उसी सीक्वेंस के अंदर है और सबका तालमेल ठीक से बैठ रहा है। खास करके उसके बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन एंड इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छी तरह से अरेंज करना पड़ता है और रीस्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी एंड मेंटल स्टेट असेसमेंट जो है वो बिल्कुल प्रॉपरली, जो आपके अभी तक मटेरियल इकट्ठा है और जो आपने फॉर्मेट्स फिलअप करवाए हैं उसके आधार पे किया जाता है। इसके बाद में प्रोबेबल मैनर ऑफ डेथ जो है कि सुसाइड है या होमिसाइड है या नेचुरल डेथ है या एक्सीडेंटल डेथ है, इन सब पे भी डिस्कशन किया जाता है। और बाद में जो कंट्रीब्यूटरी साइकोलॉजिकल फैक्टर जो हमने नोट किए होते हैं, जो हमारी रिपोर्ट में सामने आते हैं, उनको भी कंसिडर किया जाता है ना। इसका उपयोग जो है बहुत ज़्यादा है। नंबर 1 तो हो ही गया है कि सुसाइड, होमिसाइड, एक्सीडेंटल डिसाइड करने में होता है, या सुसाइड को प्रूव करने के लिए दूसरे शब्दों में कहें तो हम इसकी बहुत उपयोगिता होती है, क्योंकि आप एक कन्विंसिंग मैनर में जब चीज़ों को एनालाइज करते हैं, रिकॉर्ड पे लाते हैं, इंटरव्यूज़ के द्वारा या फॉर्मेट्स के द्वारा, रिटन में और ओरल एग्जामिनेशन के बाद में, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्लिनिकली भी ये बहुत हेल्प करता है फैमिलीज़ को टू अंडरस्टैंड कि भाई डेथ क्यों हुई है और इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, आगे किसी परिवार में नया हो अगर कुछ ट्रेट हैं। और सेकेंडली सबसे बड़ी बात ये है कि इस एनालिसिस जो सर्वाइवल गिल्ट होता है, जो फैमिली पीछे लोग बसते हैं, वो हमेशा गिल्ट की भावना से शिकार होते हैं कि भाई हमारे घर में इस तरह से एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। तो जब उनकी सब चीज़ एक्सप्लेन हो जाती है तो वो बड़े सेटिस्फाई होते हैं। और ये रिसर्च की तरह का भी काम करता है, बिकॉज सारे केसेस को आप एनालाइज करके और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी और पब्लिक जनरल के लिए भी प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज तैयार करने के लिए ये सारा काम बहुत काम आता है। तो इसलिए हम शॉर्ट में ये कह रहे हैं कि ये साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। जैसे मैंने कहा कि एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स इस पे काम करता है और इसमें रिकन्स्ट्रक्शन करना है डिसीज से पहले उसकी मानसिक परिस्थिति का। ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि मानसिक परिस्थिति उसके पहले कैसे थी, उस एक्ट करने से पहले उस चीज़ का एनालिसिस करना और उसका तारतम्य बैठाना ही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये होता है। यानी कि जो डिसीज पर्सन है, क्योंकि तब तो उसकी तो मृत्यु हो चुकी होती है, उसकी पोस्टमार्टम साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन द्वारा उसकी पूरी मानसिक स्थिति परिस्थिति को समझना, उसको रिकॉर्ड पे लाना और उसका तारतम्य बैठाना, यही एक बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है जो बहुत सी क्वेरीज को और कॉम्प्लिकेशंस को जो इस प्रकार की डेथ्स में होती हैं उनको सेटिस्फाई करने का मौका मिलता है। तो इस तरह से साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन या साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा टूल है उन परिस्थितियों पे जहाँ पे हम ये शक करते हैं या यहाँ पे ये डिस्प्यूटेड है कि ये सुसाइड है कि नहीं है, यह व्यक्ति ने सुसाइड किया है कि नहीं किया है। या कभी कभी ये हेल्प करता है, नोट कभी कभी, बहुत बार ये हेल्प करता है जो लिविंग होमिसाइडल अटैक करने वाले लोग होते हैं, उनका साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी, उसको पोस्टमार्टम साइकोलॉजिकल एनालिसिस हम नहीं कहेंगे कि वो लोग जिंदा हैं, लेकिन वो मदद करता है उन केसेस को भी समझने में। इसी तरह जो होमिसाइडल केसेस हैं वहाँ भी कई बार स्टडी से बहुत सी चीज़ें, अतिरिक्त चीज़ें सिवाय इन्वेस्टिगेशन के, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स वगैरह समझने के लिए एक बहुत अच्छा मौका इसमें मिलता है। इसको रादर हर फील्ड में अप्लाई करने की आवश्यकता होती है। वहाँ पे हम पोस्टमार्टम साइकोलॉजिसिस नहीं रहेगा, बट हाँ
साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो है इसको एक्सटेंड करके हर जगह अप्लाई करने की बहुत अत्यधिक संभावना है। आशा है आप में से कोई ना कोई इसमें ज़रूर इंटरेस्टेड होगा और इसको अपना कैरियर बनाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।